हाँ, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, बायोलॉजी फाउंडेशन के यूट्यूब क्लास पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ विपिन कुमार। हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 12 जीव विज्ञान की। उसमें वंशागत का आणविक आधार बात, तो यहाँ पे आणविक आधार चैप्टर चल रहा था। और इस चैप्टर में हम लोगों ने जेनेटिक कोड यानी जो है जेनेटिक कोड तक पढ़ लिया था। आई होप जहाँ तक मुझे याद है। एक्चुअली बात ये हुआ कि 2 दिन से जो क्लासेस यानी सैटरडे और संडे को क्लासेस ऑफ रही थी, तो जेनेटिक कोड तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और हमने कहा था कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, और उन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 64 हमारे कोडान होते हैं, जिसमें से 3 कोडान जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, बाकी 61 जो होते हैं वो एक्टिव कोडान होते हैं। आई होप सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लास कर दी। जिन लोगों ने पिछले वीडियो क्लास नहीं देखे हो तो वो जा करके आप देख सकते हो, और आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है वहाँ पे। यदि आप टैप करोगे तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर के भी लिंक आपको वहीं मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का मतलब ये होता है, जैसे आप यूट्यूब क्लास को देख रहे हो तो वहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बनता है टिक, ऐसे नूब सा बनता है, आपको बताते हैं ऐसे नूब का। इस पर आप ऐसे टैप करोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियो के लेक्चर के जो लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। आई होप ज़्यादा समझदार हो गए। तो आज की वीडियो क्लास में हम क्या रखते हैं, आज की वीडियो क्लास में हम म्यूटेशन पढ़ेंगे और जेनेटिक कोड जो हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे जेनेटिक कोड में परिवर्तन होता है जिससे आपकी जो म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन को एक्चुअली हिंदी में हम उत्परिवर्तन भी कहते हैं। थोड़ी सी आवाज़ में हमको लगता है प्रॉब्लम है, तो आई होप आप लोग कन्विंस कर लेंगे, है ना। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है क्या बोले, आवाज़ देख लेते हैं यार, ठीक है। तो म्यूटेशन और जेनेटिक कोड की बात करते हैं। देखिए, जीन और डीएनए के बीच आपसी संबंधों को उत्परिवर्तन द्वारा अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। देखो, जो जीन होते हैं और जीन एक्चुअली डीएनए पर ही स्थित होते हैं, आपको बता चुके हैं कई बार। और यदि आप डीएनए की स्ट्रक्चर देख रहे हो तो वहीं पे जीन होते हैं। अगर जीन में कोई परिवर्तन होता है तो आगे जो भी लक्षण बनता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो यानी जो भी परिवर्तन को अगर अच्छे से देखना है तो आपको जीन और डीएनए यानी डीएनए पर जो जीन है उनको देखना पड़ेगा, तब आप उत्परिवर्तन को अच्छे से समझ पाओगे। अगली बात करते हैं, तुम उत्परिवर्तन और इसके प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से अध्याय 5 में पढ़ चुके हो कि कैसे उत्परिवर्तन होता है। वहाँ पे भी हमने आपको डाउन सिंड्रोम पढ़ाया था, क्लिनीफेल्टर पढ़ाया था, सुपर मेल पढ़ाई थी, है ना, पटाउट सिंड्रोम, क्रिचेट सिंड्रोम, ये कुछ आपके सिंड्रोम थे। इसके बाद पॉइंट म्यूटेशन पढ़ाया था कि बिंदु उत्परिवर्तन कैसे होता है, शिफ्ट म्यूटेशन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अध्याय 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और किसी को अगर ये चीज़ें पढ़नी हो तो आप पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें बताई भी हैं। एक डीएनए खंड में अधिक लोपन, मतलब डीएनए का जो सेगमेंट है उसमें यदि लोपन का मतलब होता है कोई चीज़ मिस हो जाती, किसी का लोप हो जाता है, यानी कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है, वह पुनर्योजन के प्रभाव के बारे में आसानी से जो है समझ सकते हैं। किसके द्वारा? उत्परिवर्तन के द्वारा। इसके परिणाम स्वरूप जीन जो होता है, जीन की कार्य क्षमता या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, यानी प्रभावित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। क्या बताएं यार हिंदी को लेकर, ठीक है, प्रभावित हो जाती है। तो बिंदु उत्परिवर्तन यानी जो पॉइंट म्यूटेशन है, वहाँ पे इसकी बात एक्चुअली की गई है। आज के टॉपिक में जो पॉइंट म्यूटेशन है उसको हाईलाइट किया गया है। तो जो आपका ये पॉइंट म्यूटेशन होता है, ये एक प्रतिष्ठित उदाहरण है बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के जीन में, यानी जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला है, जो चैन है, उसके जीन में कैसे परिवर्तन होता है, इसके बारे में यानी इसका जिक्र किया गया है पॉइंट म्यूटेशन का। तो बीटा ग्लोबुलिन जो चैन है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो क्षार होते हैं, क्षार युग्म में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अमीनो अम्ल जो होते हैं, अमीनो अम्ल वो अवशिष्ट ग्लूटामेट से वैलिन में परिवर्तित हो जाता है। वैसे तो ग्लूटामेट को लाता था, लेकिन जब इसके बेस पेयर में ही परिवर्तन हो गया तो अब ये ग्लूटामेट से किसको, वैलिन को लाने लगेगा। होगा क्या, इसके परिणाम स्वरूप होने वाले रोग को क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया
कहते हैं। यानी जब ये ग्लूटामेट को नहीं लाएगा, ग्लूटामेट की जगह पे यदि ये वैलिन को लाएगा, कौन, बीटा ग्लोबुलिन जो चेन है, अगर उसमें हम पॉइंट म्यूटेशन कर दें, हाँ, तो पॉइंट म्यूटेशन करने से ये ग्लूटामेट को ना ला करके ये वैलिन को लाएगा, और वैलिन को लाने से होगा ये कि इससे एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, और वो डिसऑर्डर को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जिन बच्चों को सिकल सेल एनीमिया अगर नहीं पता है तो वो लोग क्या करना, जिनको सिकल सेल एनीमिया नहीं पता है तो वो भी पिछले वीडियो लेक्चर में देख सकते हो। अगर नहीं पता, थोड़ी सी जानकारी आपको भी दे देंगे, देखिए बताना फर्ज है यार, है ना। तो सिकल सेल एनीमिया का मतलब ये होता है जो हमारे आरबीसी होते हैं वो हाशिए कार के, मतलब हाशिए के आकार के बन जाते हैं, यानी काफ़ी नैरो हो जाते हैं। अब यार जब ये नैरो हो जाएंगे तो ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, है ना। फलस्वरूप आपको पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो इससे भी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो जाएंगी। तो है ना, जो सिकल सेल का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, सिकल का मतलब जो सेल होती हैं वो हाशिए की, जो सिकल शब्द है इसका मतलब होता है हाशियाकार, जो सेल होती हैं वो हाशियाकार हो जाती हैं। और एनीमिया का मतलब होता है कमी होना, यानी ब्लड से संबंधित है एनीमिया। एनीमिया सब जहाँ पे आएगा तो इसका मतलब होता है ब्लड की कमी। अब वो भी सी बात है, ब्लड की कमी का मतलब ये है कि जब आपके आरबीसी हाशिए के आकार के हो जाएंगे तो अब आरबीसी के अंदर ही होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लाता है, पकड़ता है, और उसको पकड़ पकड़ के कहाँ लाता है भाई, जिस अंग को चाहिए ऑक्सीजन उसको वो जो है भेज देता है। लेकिन जब वो हाशिए के आकार का हो गया तो उसका हीमोग्लोबिन ऑलरेडी कम हो जाएगा। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन को पर्याप्त रूप से जो है जोड़ नहीं पाएगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को यदि जोड़ पाएगा नहीं तो कहीं ना कहीं आपके जो सेल ऑर्गन है तो उनको पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके कमज़ोर से पड़ने लगेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी जो जब हम लोगों ने पाठ पढ़ा था, वर्णांतता के बारे में पढ़ा था, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा था, और वहीं पे हमने आपको जानकारी दी थी सिकल सेल एनीमिया, वो भी चित्र के सहित आपको बताया था कि किस प्रकार के आरबीसी आपको नज़र आते हैं। ठीक, अब ये चूँकि ये होता कैसे है, तो बिंदु उत्परिवर्तन के कारण जो है संरचनात्मक जीन में एक क्षार यानी केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड के प्रवेश, यानी या तो वो इंसर्ट करेगा, ठीक, या तो वो डिलीशन करेगा, और उसको नीचे उदाहरण दिया है, उसकी उस उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बहुत अच्छा उदाहरण है ये आपका उदाहरण एनसीईआरटी में लिया गया है, सॉरी, देखिए जैसे लिखा है राम हैज रेड कैप, है ना। अब सारी चीज़ें जो है आराम से लिखी, लेकिन यदि क्या हुआ, यदि हैज और रेड के बीच क्या करें, यदि हैड और रेड के बीच हम बी अक्षर को डाल दें, जब बी अक्षर को डालोगे तो ये जो कोड है, ये जो आपको लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है वो आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा कि राम हैज। अब क्योंकि हैज, राम और हैज के बाद बी डालोगे तो यार, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 1, 2 और 3, ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब जाकर के एक कोडान बनता है। 3 न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बनता है, कोडान, यानी 3 3 3 3 से क्या बनता है, कोडान बनता है। ठीक, तो अब 3 से कोडान बनता है। अब आपने क्या किया, आपने किया ये कि यहाँ पे 3 का पेयर था, चलो एक कोडान, दूसरा कोडान, तीसरा कोडान, चौथा कोडान, 4 कोडान थे, ठीक, ओके। लेकिन जब राम हैज और बी यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो यार बी जो है वो आर ई के साथ मिलकर के अपना कोडान बनाएगा, और ये जो ई डी सी बनेगा, मतलब जो यहाँ से तो आर ई निकल गया ना, और ये ई डी सी जो बचा ये डी सी ए करके उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो राइट हैंड साइड है उधर शिफ्ट हो जाएगा, और पी अकेला ही रह जाएगा। उसके ठीक उसी तरीके से अगर जो अक्षर है बी वहाँ पे अगर एक और इंसर्ट कर दो आई, तो कोड इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, ये 3 का कोड, ये 3 का कोड। अब जब ये बी आर ई था, अगर यहाँ यहीं पे आप आई को भी इंसर्ट कर दोगे तो ये बी आई आर, यानी ये अलग पढ़ा जाएगा, ये फिर अलग, यहाँ से
ए जो है वो यहाँ से अलग होकर के ए और पी बन जाएगा, यानी ये कोड अलग हो जाएगा। अब हम एक साथ तीनों चारों यानी बी आई जी को डालें तो जो आपका स्टेटमेंट है वो कैसे पढ़ा जाएगा। अब बी आई जी को भी डाल दोगे तो यानी ये जो है ये अलग कोड हो जाएगा, ये अलग कोडान, ये अलग कोडान, ये अलग कोडान, ये अलग कोडान, यानी ये तीनों के तीनों सॉरी जो 5 आपकी कोडान बन जाए। वैसे तो इनिशियली में 4 कोडान थे, लेकिन अब आपके पास 5 कोडान हो गए। यानी केवल एक न्यूक्लियोटाइड के डालने से, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, केवल एक न्यूक्लियोटाइड को डालने से जो आपकी चेन है वो पूरी की पूरी चेन प्रभावित हो जाती है, यानी पूरी की पूरी चेन आपकी राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाती है केवल एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट करने से। इसी प्रकार से अगर केवल एक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट करने से सारी की सारी चेन लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाती है। अब जब यार एक न्यूक्लियोटाइड बदल गया, बात सिर्फ पॉइंट की हो रही है, केवल एक न्यूक्लियोटाइड की हो रही है, लेकिन फ़र्क कितना बड़ा पड़ा, फ़र्क को समझिए। फ़र्क ये पड़ा, देखो ये तो न्यूक्लियोटाइड जहाँ जहाँ मतलब जिस न्यूक्लियोटाइड मतलब एक मिनट, जिस कोडान यानी जितने कोडानों को आप सेफ छोड़ दिया उनमें तो कोई बात नहीं, वो तो जैसी चेन बनी थी वैसी ही बनेगी। लेकिन जितने कोडान को छोड़ने के बाद जहाँ से आपने इंसर्ट किए उसके आगे के सारे कोडान चेंज, तो आपके जो अमीनो अम्ल हैं वो भी चेंज, अमीनो अम्ल चेंज तो आपके प्रोटीन चेंज। तो यानी केवल एक न्यूक्लियोटाइड का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि पूरी की पूरी आपकी चेन ही बदल जाएगी। जब चेन बदल जाएगी तो जो आने वाले अमीनो अम्ल हैं वो भी बदल जाएंगे, और जब अमीनो अम्ल ही बदल जाएंगे तो आपकी जो प्रोटीन है, मान लो बनना था बाल और बन जाएंगे सफ़ेद बाल, है ना। तो इस प्रकार से चेंजेस होते रहते हैं। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ चलते हैं। और वही लिखा कि उपरोक्त अभ्यास को ऋण अक्षरों को एक के बाद एक विलोपित कर दोहरा सकते हैं और यह त्रिक अक्षरों का वाक्य निम्नोक्त होगा। त्रिक का मतलब देखो, कोडान जो होता है हमारा ट्रिपलेट होता है, यानी 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोडान बनाते हैं। जैसे ये राम है तो ये अलग कोडान है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, वैसे तो AUG है ना, CCG है ना, इस प्रकार से कोडान होते हैं, पर यहाँ पे नाम लेकर के आपको स्पष्ट किया गया है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राम है तो ये ट्रिपलेट है, ये अलग कोडान है, ये हैज अलग कोडान है, EDC अलग कोडान है, और AP हालांकि कोडान है ही नहीं। यहाँ से अगर इसको डिलीट करोगे तो यहाँ से A डिलीट हुआ, सॉरी A नहीं, E डिलीट हुआ। ठीक, E डिलीट हुआ तो सारी की सारी चेन इस साइड में शिफ्ट होना शुरू हो। देखो राम हैज, अब चूँकि E डिलीट हो गया तो यानी DCA, यानी DCA, ये G कहाँ से आ गया है? अच्छा G कहाँ से आ गया डिलीट? अच्छा G कौन डिलीट हुआ भाई? राम हैज DGA, यहाँ पे शायद गलत लिखा हुआ है, राम हैज EDCAP, तो 3 का कोडन तो कोडन था ही नहीं, तो यानी A अगर इधर शिफ्ट हुआ तो DCA होना चाहिए था एक्चुअली। यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे एक छोटी सी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है। एक्चुअली यहाँ पे G का कोई कॉम्बिनेशन था ही नहीं, ये G इन्होंने भूल के गलती से जो है प्रिंट गलत कर दिया है, यहाँ पे C होना चाहिए था। ठीक, तो DCA बनेगा, ये G नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा, इसको G को काट दीजिएगा, यहाँ पे C कर लीजिएगा, एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल आपके NCERT का ही लिया गया है, तो इसको सही कर लीजिएगा। राम हैज DGA नहीं, राम हैज DCA, क्योंकि E डिलीट हो गया, तब जब E डिलीट हो गया तो यहाँ पे DCA यानी A जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से अब क्या होगा, अब आपका डिलीट हो जाएगा D, जब D डिलीट होगा तो राम हैज CAP, है ना, यहाँ पे ये CAP, तो यहाँ को C रखोगे तभी आपका CAP बन पाएगा 3 का कोडान। ठीक, वो G नहीं C एक्चुअली था। तो आई होप आप लोगों ने सही कर लिया होगा। ठीक, ओके। तो उपयुक्त अभ्यास से निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है कि एक या दो क्षारों के निवेशन का मतलब होता है इंसर्शन, या विलोपन का मतलब होता है डिलीशन से निवेशन या विलोपन बिंदु के पढ़ने के
आधार यानी रीडिंग फ्रेम में परिवर्तन होता है, रीडिंग फ्रेम में परिवर्तन होता है। यद्यपि ऐसे परिवर्तन का उल्लेख वाचन प्रधार निवेशन या विलोपन के रूप में किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है यार कि अगर आप रीड करोगे पूरी चेन को, तो आप रीड करोगे तो वहाँ पे जो कोडान होंगे वो पूरे के पूरे कोडान ही चेंज, पूरे के पूरे अमीनो अम्ल ही चेंज, अमीनो अम्ल चेंज तो आपके प्रोटीन ही चेंज। 3 या 3 क्षारों के गुणित निवेशन या विलोपन यानी इंसर्शन या डिलीशन से एक अथवा अनेक कोड तदनुसार एक अथवा अनेक अमीनो अम्ल के वही चीज़ है ना, वो आगे चेंज हो जाते हैं। यहाँ जहाँ से आप इंसर्ट करोगे उसके वहाँ उसके पिछले वाले तो ठीक रहेंगे, लेकिन आगे के सारे चेंज हो जाएंगे। जहाँ से आप किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड को यदि आप इंसर्ट करोगे या डिलीट करोगे तो भी दिक्कत, इंसर्ट करोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो ये आपका था पॉइंट म्यूटेशन के बारे में कि कैसे जो है पॉइंट म्यूटेशन से पूरी की पूरी जो चेन होती है वो चेन आपकी जो है चेंज हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग बायोलॉजी फंड्स का यूट्यूब चैनल। अगर आपकी मर्जी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। और जिन लोगों को अभी भी नहीं पता चला कि वर्चुअल क्लासेस चलाई जा रही है तो उनको भी आप शेयर करके बता सकते हैं। देखिए आपका कर्तव्य बनता है ना, आपके कहीं ना कहीं वो जो है क्लासमेट रहे होंगे तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनको आप जगाइए, जागरूक करिए। तो आई होप आप ऐसा करेंगे। ठीक है, चलते मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।